पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद काफी सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि हमें कौन से पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ दो ही बैंक बचते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक। लेकिन इन दोनों में तुलना करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पेमेंट बैंक में और एक नॉर्मल बैंक अकाउंट में क्या फर्क होता है। शायद ये समझने के बाद आपको भी मन करे कि एक नॉर्मल बैंक अकाउंट में खाता खुलवा लेते हैं। तो मोटा मोटी 4 से 5 पॉइंट्स है, इनको आप पहले समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट यही है कि पेमेंट बैंक्स कोई भी डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि आमतौर पर जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होती है वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक्स डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। अगर उनको क्रेडिट कार्ड इशू करना है तो उनको किसी शेड्यूल बैंक के साथ टाइप करके करना पड़ेगा और वो उनके कार्ड को मार्केट कर सकते हैं, लेकिन खुद के क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि पेमेंट बैंक्स कोई भी एफडी आरडी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इसका मतलब आप नॉर्मल बैंक में जाकर कभी भी एफडी आरडी कर सकते हो, लेकिन पेमेंट बैंक्स के अंदर आप एफडी आरडी नहीं करवा सकते। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि पेमेंट बैंक आपको लोन ऑफर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का पर्सनल लोन, होम लोन ये आपको ऑफर नहीं कर सकते। इसका मतलब आप पेमेंट बैंक से किसी भी तरीके का लोन नहीं ले सकते। चौथा मुद्दा ऐसा है कि पेमेंट बैंक के साथ आपको अकाउंट खुलवाना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि ये आज के जमाने के मिनी बैंक्स की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर पेपरलेस प्रोसीजर होता है और जो ऑनबोर्डिंग है वो कुछ ही घंटों में हो जाता है। और आखिरी मुद्दा ऐसा है कि पेमेंट बैंक के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए रख सकते हो, इससे ज्यादा आरबीआई आपको अलाउ नहीं करेगा। पहले ये 1 साल पहले ये लिमिट 1 लाख की थी, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा के 2 लाख कर दी है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से पेमेंट बैंक की जो यूटिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी बैंकिंग जर्नी बस शुरू ही करने वाले हैं, लेकिन उनको भी काफी जल्द एक नॉर्मल बैंक अकाउंट इसके साथ खुलवाना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद अगर फिर भी आप चाहते हो कि आप एक पेमेंट बैंक में ही अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो वैसे तो भारत में 8 से 9 पर है, लेकिन 2 बड़े प्लेयर्स मार्केट में है, जियो और एयरटेल। तो एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं ताकि आप एक अच्छा निर्णय ले पाए। तो सबसे पहले देखते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक्स के बारे में। तो पेमेंट बैंकिंग स्पेस के अंदर एयरटेल एक बहुत बड़ा प्राइवेट प्लेयर है और एक जॉइंट वेंचर है भारतीय एयरटेल और कोटक महिंद्रा के बीच में। और एयरटेल के पास लगभग 6 करोड़ कस्टमर्स है और इनके जो बैंकिंग पॉइंट्स है पूरे भारत में वो लगभग 5 लाख के आसपास है। और एयरटेल जो है आपको सेविंग अकाउंट्स के बजाय और भी काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज हो गया, या फिर लैंडलाइन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस वगैरह वगैरह। अगर ब्याज दर की बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपको 7% का ब्याज ऑफर करता है, लेकिन अगर आपका बैलेंस 1 लाख से नीचे है तो ये आपको 2% देगा। लेकिन अगर आपका बैलेंस 1 से 2 लाख के बीच में है तो आपको ये 7% ब्याज देगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 2 लाख से ऊपर आप नहीं रख सकते। इसका मतलब अगर आपका बैलेंस 1 से 2 लाख के बीच में है तो आपको 7% ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपका बैलेंस 1,40,000 है तो ध्यान रखना कि आपको 1 लाख पे 2% ही ब्याज मिलेगा और ऊपर के जो 40,000 है इसके ऊपर आपको 7% ब्याज मिलेगा। तो वैसे देखा जाए तो आपको कुल मिला के जो ब्याज मिलेगा वो 3.43% का मिलेगा। अब इस नंबर को याद जरूर रखना, क्योंकि इसका जो महत्व है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब वैसे तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इसके अंदर आपको काफी तरीके के चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले आते हैं 100 रुपए के अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस। ये उनको नहीं लगते जिनका सैलरी अकाउंट है या फिर कोई डिस्बर्समेंट अकाउंट है, बाकी सबको लगते हैं। अब दूसरी बात ऐसे कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर दूसरे साल से हर साल 100 रुपए प्लस जीएसटी के सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगेंगे। अब यार अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से कैश लोड करवाओगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप इनके बैंकिंग पॉइंट पर जाके कैश लोड करवाओगे तो फिर आपको 25,000 तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 25,000 से 50,000 के बीच में आपको 0.50% के चार्जेस लगेंगे। और अगर 50,000 से ऊपर करवाओगे तो 0.75% के चार्जेस लगेंगे। अब ये वैसे तो सुनने में कम लग रहा है, लेकिन अगर आप 40,000 लोड करवाओगे तो आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी की चार्जेस लगेंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर आप इस बैंक अकाउंट से किसी और बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप इस बैंक अकाउंट से एटीएम से पैसे विड्रॉ करोगे तो फिर आपको चार्जेस लगेंगे। तो 10,000 तक आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर विड्रॉ करते हो तो आपको 0.65% की चार्जेस लगेंगे, जितने भी अमाउंट आपने विड्रॉ करी है। अगर मान के चलते कि आपने 30,000 रुपए विड्रॉ करे तो 30,000 के ऊपर आपको लगेंगे 0.65%। इसका मतलब 195 रुपए प्लस जीएसटी आपको लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा है एटीएम विड्रॉल के बारे में। और अगर आप एयरटेल वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी एडिशनल चार्जेस आपको लगेंगे। और अगर आपके पास इनका मिनी केवाईसी वॉलेट है और उसको आपने महीने में 6 दिन इस्तेमाल नहीं किया तो फिर 7वें दिन आपके अकाउंट से 20 रुपए प्लस जीएसटी कट होगा। अगर आपने 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन इसको यूज नहीं किया तो फिर आपके हर दिन 10 रुपए प्लस जीएसटी कटेगा। इसके अलावा आपको वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड दोनों के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। वर्चुअल कार्ड के लिए आपको देना पड़ता है 25 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर फिजिकल कार्ड के लिए आपको देना पड़ता है 300 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। चार्जेस के अलावा भी आपको काफी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने पर। तो एयरटेल ने एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट इंपोज करी है अलग अलग ट्रांजेक्शंस के ऊपर, जैसे कि कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, लिमिट ऑन डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस वगैरह वगैरह। तो इन सब की जो लिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप इसको देख सकते हो। तो ये तो कहानी हो गई एयरटेल पेमेंट बैंक्स की। अब मुझे लगता है कि ये अकाउंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव है, अगर आप ठीक से भी इस्तेमाल करोगे तो कोई ना कोई चार्जेस आपको लगेंगे। तो चलिए अब देखते हैं जियो पेमेंट बैंक की क्या कहानी है। तो जैसे कि हमने देखा था एयरटेल ने कोटक बैंक के साथ टाइप किया था, वैसे ही जियो ने एसबीआई के साथ टाइप किया है।
लेकिन जो जियो के बैंकिंग पॉइंट्स है वो है कुछ 50,000 के आसपास, जैसे कि हमने एयरटेल का देखा था, एयरटेल के कुछ 5 लाख के करीब थे। और जो ब्याज दर जियो आपको दे रहा है वो 3.5% के आसपास है, जो कि एयरटेल से कम है। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक नंबर याद रखने के लिए कहा था, जो कि था 3.43%। तो इसका मतलब अगर एयरटेल में आप 1 लाख से कम अमाउंट रखते हो तो आपको 2% का ब्याज मिल रहा था। 1 लाख के ऊपर आप जितना भी रखोगे उसके ऊपर आपको 7% मिल रहा था। तो अगर आपने 1,40,000 रुपए एयरटेल बैंक में रखे हुए हैं तो फिर आपको 3.43% के आसपास ब्याज मिल रहा था। लेकिन अगर आप श्योर हो कि आपका बैलेंस 1,40,000 के नीचे ही रहेगा तो फिर आपको जियो बैंक के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जियो बैंक आपको काफी अच्छा ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अब जैसे कि हमने देखा था कि एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर आपको काफी अलग अलग प्रकार के चार्जेस लगते हैं, लेकिन जियो अपना स्ट्रक्चर काफी आसान रखता है और इसके अंदर आपको काफी कम चार्जेस लगते हैं। जियो के अंदर ना आपको पैसे विड्रॉ करने के, पैसे डिपॉजिट करने के, एटीएम विड्रॉ के ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगते। और जियो ये अपने वेबसाइट पे भी बताता है कि आपको अकाउंट इस्तेमाल करने के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और बाकी भी जो सर्विसेज है जैसे कि एसएमएस अलर्ट, मंथली स्टेटमेंट, एडॉक स्टेटमेंट, इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप फिजिकली एडॉक स्टेटमेंट को मंगवाते हो तो फिर आपको 75 रुपए प्लस जीएसटी देने पड़ेंगे। अब ध्यान ये रखना कि जियो पेमेंट बैंक के अंदर ना ही आपको कोई चेकबुक और ना ही कोई फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, सिर्फ एक वर्चुअल रूप में प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक की तरह जियो बैंक ने भी काफी सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर रोक लगाई है। कुछ आरबीआई ने रोक लगाई है और कुछ जियो ने खुद ने लगाई है। फिर से स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप इसको एनालाइज कर सकते हो। अब ये जो सारी लिमिट है वो फुल केवाईसी अकाउंट के लिए है। अगर आपका लिमिटेड केवाईसी है तो फिर आपके जो रेस्ट्रिक्शंस है वो और बढ़ जाएंगी। बस एक बात है कि जियो पेमेंट बैंक के अंदर आपको जो लिमिट मिलती है मैक्सिमम कैश डिपॉजिट करने की, वो है 1,95,000। एयरटेल में यही लिमिट 2 लाख की थी। अब आरबीआई ने अलाउ करके रखा है 2 लाख की लिमिट, लेकिन फिर भी जियो ने कम रखा है क्योंकि थोड़ा सा सावधान रहने के लिए उन्होंने 5,000 की लिमिट कम कर दी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जियो पेमेंट बैंक समझने में काफी आसान है, इनका स्ट्रक्चर भी काफी आसान है और काफी कम रेस्ट्रिक्शन के साथ आता है। वहीं पर जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो समझने में थोड़ा सा पेचीदा है और कहीं ना कहीं इंसान इनके चार्जेस में फंस ही जाता है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक का फायदा आपको तब होगा जब आप ज्यादा सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हो एक ही अकाउंट के अंदर, जैसे कि फास्टैग हो गया, मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज हो गया, या फिर लैंडलाइन, गैस वगैरह वगैरह। क्योंकि फिलहाल ऐसी सारी सर्विसेज जियो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। अब ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा अकाउंट यूज करना है। अगर आपको एक सिंपल अकाउंट चाहिए कम रेस्ट्रिक्शन के साथ तो आप जियो के साथ जा सकते हो, या फिर अगर आपको एक ही अकाउंट के अंदर काफी सारे चीजों को इस्तेमाल करना है तो फिर आप एयरटेल के साथ जा सकते हो। और अगर आपको एक फुल फ्लेजेड जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।